हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे डेट वाइज सब कुछ दिया हुआ है। 150 क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो भी आपका 150 ही रहेगा। और इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस मार्किंग होती है सीटेट में या नहीं होगी। तो सीटेट में माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके ऑप्शन से विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। दूसरा है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। और विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो सबसे पहले आपको नहीं जो है वो अंडरलाइन जरूर करना है और ये आपका सीबीटी मोड पे होगा, तो ये आप नहीं को जरूर ध्यान में दिए रहें। तो इसमें आपको नहीं बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो विकास ऊपर से नीचे की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले बालक के सर का विकास होगा, उसके ऊपर से नीचे की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये बिल्कुल सही है। और विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है ये भी। और इसके बाद विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। तो यहाँ पे पहला जो है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये कोई भी सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास पर, भाषा विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर या नैतिक विकास पर। तो यहाँ पे शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो गामक विकास पे लागू होता है, या जो शीर्षगामी सिद्धांत के विकास के गामक विकास है उस पर लागू होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तीसरा हमारा यहाँ पे प्रश्न होगा, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था होती है जन्म के पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवावस्था। तो इसमें आपको बताना है कि संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। तो इसका जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बालक की संवेदनशील अवस्था कही जाती है। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रच्छन्न आवृत्त समाजीकरण और सक्रिय समाजीकरण। तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण। जब बालक जो है वो अपने परिवार में अपनी पहचान जानना शुरू करता है तो वो प्रारंभिक समाजीकरण होता है, और जो परिवार ही है वो उसका पहला समाज कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो इसके ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पारंपरिक चरण जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। अगला हमारा छठा प्रश्न है, विकास पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण में नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। समायोजन, सामाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब भी कोई पियाजे के सैद्धांतिक पक्ष की बात करें तो जब कोई नई सूचना में जो मौजूदा ज्ञान है उसमें कोई नई सूचना अपडेट कर रहा है तो वो आत्मसातकरण कहलाएगा या आत्मसातीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों
का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है? तो इसका आपको बताना है कि नए नए अब शब्दों का प्रयोग कर रही है, समझने लगी है और शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक कौन कौन सी कितनी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक और मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पे जो पहली अवस्था है वो संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था मूर्त और चौथी जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मीना जब नए नए शब्दों का प्रयोग कर रही है और वस्तुओं को समझने लगी है, तो इसमें जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न होगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया था? जोरेम ब्रूनर, डेविड ऑस्वेल, रॉबर्ट ए गायने या लेव वाइगोत्स्की। तो समीपस्थ विकास के सिद्धांत अर्थात इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो संप्रत्यय सिद्धांत दिया गया है वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। इसका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्तिमूलक क्रमादेश है और अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं। तो अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, सही है। और आपको ये ध्यान देना है कि आपको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। तो इसमें जो लेव वाइगोत्स्की के बारे में जब भी पूछा जाएगा, जब आपको सामाजिक क्रिया जहाँ भी दिखे आपको वही ऑप्शन टिक कर देना है जो अगर आप कंफ्यूज हैं तो, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं, मूल सिद्धांत में सही मायने में दर्शाता है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जहीं कहीं भी कोहलबर्ग आपको दिखते हैं तो वहाँ पे वो नैतिक विकास से संबंधित हैं, ठीक है। और पियाजे दिखेंगे तो वो जीन पियाजे दिखेंगे तो वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मायने में मूल रूप से यही बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? और इसके ऑप्शन है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या और 4th ऑप्शन है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम विधि का जो उदाहरण है, तो अधिगम का मूल्यांकन, इसमें 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना जो है वो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है या उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात पर समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत और बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसमें आपको सही बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है। तो इसके पहले भी मैंने बताया है कि जहाँ भी आपको संज्ञानात्मक विकास दिखे, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछेगा, वहाँ पर आपका पियाजे सही हो जाएंगे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका 1st ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना और 4th है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो इसमें आपको बताना है जेंडर रूढ़िवादिता, और ये हर शिफ्ट में जेंडर से क्वेश्चन आने एकदम फिक्स रहते हैं कि जेंडर से क्वेश्चन आना ही है। तो इसका अगर आपको बताना है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए कौन सी विधि उचित नहीं है, तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना सही है, और कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना ये उचित विधि नहीं है। तो यहाँ पे 2nd ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है वो फाइनल आंसर की से
यहाँ पे आपको आंसर बताए जा रहे हैं, तो गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12वां प्रश्न हमारा हो गया और अब 13वें प्रश्न पे चलते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करते हैं, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के तहत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। और इसके बाद है पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। तो एक अध्यापक के तौर पे आपका क्या वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके लिए कौन सी स्थिति सही है, तो इसमें आपको बताना है। तो पारो को कहना चाहिए कि वह पढ़ने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए, ये सही है। लेकिन इसके बाद अगला विकल्प देखते हैं, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तो इन दोनों में अगर आप जब तुलना करेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सटीक बैठ रहा है। यहाँ पे वो जो बाहर सीख रही है और जो क्लास में सीखेगी, दोनों का समावेशन करने की बात कहा जा रहा है, तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान और मतलब बाहरी ज्ञान और क्लास के ज्ञान को पृथक करने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल्य हैं? अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, भाषिक या स्थानिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ध्वनि लय शब्दों के अर्थ, तो यहाँ पे सीधे तौर पे आपको पता चल रहा होगा कि भाषिक के मतलब सचेतना भाषिक बुद्धि के मूल्य हैं। ठीक है, ध्वनि लय शब्दों के अर्थ ये सब जो है भाषिक के बुद्धि के मूल है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो इसमें आपको बताना है सामाजिक संरचना की बात हो रहा है, जहाँ भी सहयोग के द्वारा कार्य होगा वो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सहयोगी प्रायोजित कार्य। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, अंकों ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। और अगला ऑप्शन है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। तो यहाँ पे आपको सतत का अर्थ बताना है। तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतत से अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य या आत्म पराजित लक्ष्य। तो इसमें आपको 17वें का करेक्ट आंसर बताना है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रवीणता अभिमुखी जो लक्ष्य हैं, शिक्षार्थियों को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? विभेदन या भेदभाव, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना या पृथक्करण और नामांकित करना। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जब समावेशन का नियम का जब भी बारे में पूछेगा तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, विभेदन भी समावेशन के विरुद्ध है, मानकीकृत अनुदेशन यहाँ पे गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है और समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए और बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जब भी किसी दिव्यांग बच्चे की बात होगी तो वहाँ पे समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समावेशी विद्यालय जो है उसमें उसका दाखिला या एडमिशन करवाना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना या सहमति के प्रति सहनशीलता। इसमें आपको बताना है कि सृजनात्मकता में कौन कौन सी विधि जो है वो सहायक होगी। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना सही है, विचार मंथन पर बल देना ये भी करेक्ट है, और इसके बाद बात करते हैं अभिसारी चिंतन पर बल देना। तो अभिसारी चिंतन देखते हैं अगला विकल्प क्या है, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कौन कौन से सृजनात्मकता में सहायक होगी, तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना बिल्कुल सही है, विचार मंथन पर बल देना और असहमति के प्रति सहनशीलता। अभिसारी चिंतन पर बल नहीं बल्कि अपसारी चिंतन पर बल देना होता है सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना और असहमति के प्रति सहनशीलता आपका यहाँ पे सृजनात्मकता में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना और समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 21वें के लिए, जब कोई स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र की बात कर रहा है तो उसे विशिष्ट स्कूल में भेजना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, किसी की कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए पर सजा देनी चाहिए। तो कोई भी प्राथमिक कक्षा में जब कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन ए व बी, इस कथन ए में दिया रहता है और कथन बी जो रहेगा वहाँ पे कारण दिया रहता है ए व बी के रूप में, और इसके भी प्रश्न जो है वो पूछने एकदम 100% आने फिक्स होते हैं। जैसे जेंडर हो गया, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी से एक एक प्रश्न आने निश्चित तय रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। और इसका कारण है अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प क्या है? तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि व्याख्या कौन सही, क्या ए जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या ए की कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा नियमित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? और इसके ऑप्शन है खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, कल्पना मात्र, चित्र। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो एक विशेष विषय पे ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आरेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो संकल्पना मान चित्र। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
एक उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। और रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। और अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी में रुचि रखता है। तो इसमें आपको आंतरिक प्रेरणा के लिए बताना है। जब भी उसे गिफ्ट या कोई भी प्रशंसा या इस टाइप का होगा तो वो बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। आंतरिक प्रेरणा वो है जब छात्र खुद से प्रेरित हो। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है तो अपनी परियोजना के लिए रवि अपनी विभिन्न स्रोत की तलाश कर रहा है और जिससे वह नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो यहाँ पे ये 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना और कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के लिए एक दूसरे से तुलना करना। तो कौन सी सहायता नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो छात्रों में तुलना करने की बात कहीं भी नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो छात्रों की तुलना करने में सहायता नहीं कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। उसके पीछे क्या उद्देश्य है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्र के चिंतन के समझने में मदद करते हैं। तो आपको यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, तो इस वजह से रचिता जो है वो गणित अध्यापिका है और त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। यहाँ पे 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल दे रही है। परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास और संप्रतीय समझना। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जरूर से जरूर इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संप्रतीय समझ के लिए बल दे रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहाँ पे 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बच्चे की शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं और कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम कब करते हैं सब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं तब वो अर्थपूर्ण अधिगम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम। तो इसका आपको 30 का लास्ट ये CDP का हमारा क्वेश्चन होगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अन्वेषित अधिगम जो है वो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना जो है वो अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो यहाँ पे ये 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट होते हैं और जल्दी आपको EVS के 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों या फ्रेंडों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें।